हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने पीएच के बारे में जान लिया था कि पीएच कैसे हमें ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सोल्यूशन हमने जो लिया है वो एसिडिक है या फिर पीएच है, राइट। पीएच रेंज थी 0 to 14, 0 to 7 से कम तो हमारी थी एसिडिक एंड 7 से ज़्यादा हमारी बेसिक थी। 7 हमारा न्यूट्रल था। ओके, अब हम आज देखेंगे कि पीएच किस तरीके से हमारी एवरीडे लाइफ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एवरीडे लाइफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। ओके, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, और वी कैन से दैट एसिड रेन इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organism can survive only in a definite range of pH. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक फिक्स्ड पीएच रेंज पर काम करती है। हमारी बॉडी काम करती है 7 to 7.8 पीएच पे। अब आप खुद सोचिए, अगर 7 से 7.8 पीएच पर हमारी बॉडी वर्क कर रही है तो ऑब्वियस ही चीज़ है, इससे जब हमारी पीएच रेंज कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसके पड़ेंगे बॉडी पर। वही होता है किस समय पे? एसिड रेन के समय पे। अब सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एसिड रेन होती क्या है आखिरकार। तो एसिड रेन वो रेन होती है, ऐसा नहीं है कि एसिड रेन में एसिड आएगा। एसिड रेन का मतलब है वो रेन जब हमारी पानी, जो रेन वाटर होता है, उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाए। जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। अब ये जो रेन वाटर है, जो एसिड रेन का पानी है, ये कहाँ चले जाए? ये बह करके रिवर में अगर चले जाता है तो रिवर में रहने वाले जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उनकी पीएच रेंज चेंज हो रही है ना। पानी की जो पीएच थी अभी तक जिसमें वो सर्वाइव कर रहे थे, वो पीएच रेंज अब चेंज हो चुकी है रेन वाटर के कारण से। और अब पीएच पानी की चेंज होने के कारण से जो एक्वेटिक लाइफ है उसके सर्वाइवल पे मुश्किल हो गई है। बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं उस कारण से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एसिड रेन प्लांट्स एंड एनिमल्स पे बहुत गलत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें बेसिकली, तो एनिमल्स की स्किन डिजीज़ हो जाती है बहुत सी। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स का तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्लांट्स तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता इतनी कम पीएच पे। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है इम्पोर्टेंस इन हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। Plants require a specific range for their healthy growth. So pH of soil from various places is determined and then it is treated accordingly. When the soil is more acidic, then lime is mixed, and when it is basic, acidic substance is mixed to maintain proper pH. तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे एनिमल्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए। अब प्लांट्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सॉइल पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि प्लांट्स सॉइल से ही मिनरल एंड न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर सॉइल ही एसिडिक हो जाएगा या सॉइल ही बेसिक हो जाएगा तो जो प्लांट है उसको अपना स्पेसिफिक पीएच रेंज मिल नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या प्रिवेंशन किए जाते हैं? तो पहले ये देखना होता है कि अगर हमारी सॉइल एसिडिक हो गई है तो उसमें लाइम मिक्स किया जाता है, जो कि क्या है? बेसिक है। और उसी तरीके से जब हमारी सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसमें मिलाया जाता है एसिडिक सब्सटेंस। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम क्यों एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस मिला रहे हैं।
तो भैया हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, जिसके अंदर ये पढ़ा था हमने कि जब एसिडिक कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें बेसिक चीज़ मिलाई जाती है उसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, और जब कोई चीज़ बेसिक हो जाती है तो उसमें एसिडिक चीज़ मिलाई जाती है उसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। अभी वही चीज़ तो करी ना हमने इसमें भी, कि हमारी सॉइल अगर एसिडिक हो गई है तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हमने उसमें बेसिक सब्सटेंस मिलाया है, विच इज़ लाइम। एंड जब हमारी पीएच बेसिक हो गई है तो हमने उसमें एसिडिक सब्सटेंस मिलाया है। ओके, तो ये सब किसके लिए किया जा रहा है? पीएच को मेंटेन करने के लिए। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से रोल इम्पॉर्टेंट है पीएच का? तो हमारा जो स्टमक है वो ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो हमने फूड लिया है, उसको छोटे टुकड़ों में सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है बेसिकली। अब ये हमारे स्टमक को हार्म क्यों नहीं करता? तो हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है उस पर म्यूकस पाया जाता है, जिसके कारण से जो HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है। लेकिन इंडाइजेशन के समय पे क्या होता है? इंडाइजेशन के समय पे जो हमारा स्टमक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस एसिड को रिलीज़ कर देता है। अब इतनी ज़्यादा मात्रा में जो एसिड रिलीज़ होता है वो हमारे स्टमक को पेन और इरिटेशन कॉज करता है। अब इस पेन और इरिटेशन से रिलीफ के लिए क्या किया जाए? तो वापस से वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी हमने। क्या किया? तो भाई हमारे स्टमक में एसिड जब बढ़ गया तो ऑब्वियसली चीज़ें हम क्या मिलाएंगे? उसमें बेसिक चीज़ मिलाएंगे। तो बेस कौन सा लेते हैं? बेस हम एंटा एसिड लेते हैं। मेडिसिन जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा माइल्ड बेस लिया जाता है, जिसकी पीएच रेंज क्या होती है? 10 होती है। ये माइल्ड बेस क्या करता है? हमारे स्टमक के जो एसिड है उसको कम करने का काम करता है, जिसके कारण से हमारे स्टमक की जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारा टूथ डिके। व्हाट इज़ टूथ डिके? तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का टूटना, झड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो जो हमारा टूथ इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम चली जाती है तो ये कोरोडेड होना चालू कर जाता है। ये अपने आप से ख़राब होना, टूटना चालू कर देता है, झड़ना चालू कर देता है। इसीलिए जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब टूथ डिके कब होता है? हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कब नीचे जाती है? ऐसा तो नहीं है ना कि हम एसिडिक सब्सटेंस, मतलब जो सॉल्ट सब्सटेंसेस है उन्हें खाना ही बंद कर दे कि हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम नहीं जानी चाहिए। इसके भी कुछ कारण हैं। क्या क्या कारण है? तो देखिए, बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। किसके कारण से? जो हमने खाने में शुगर लिया है उसको डिग्रेड करने के बाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे फूड के रह जाते हैं खाना खाने के बाद में, उनके कारण से जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड क्या कर देता है? माउथ की पीएच को कम कर देता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें खाना खाने के बाद में माउथ को क्लियरली साफ़ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ओके, ऐसा टूथपेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि जनरली क्या हो, जिनकी पीएच बेसिक हो, जिनकी नेचर बेसिक हो। हम ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करके भी माउथ की जो पीएच है, माउथ की जो एसिडिटी है उसको कम कर सकते हैं और जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है सेल्फ डिफेंस बाय केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट। अब एनिमल और प्लांट क्या करते हैं? जब उनको लगता है कि उनको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है या उनकी लाइफ पर, सर्वाइवल पर मुश्किल आ रही है, तो वो कुछ नेगेटिव, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं और
लोगों को। तो जैसे कि जो बी स्टिंग है, मधुमक्खी जब काटती है तो वो एक एसिड रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में, जो कि क्या करता है, पेन एंड इरिटेशन कॉज करता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टंग एरिया पर, जिससे कि रिलीफ मिल जाती है। एक और होता है नेटल लीफ होती है, जो कि क्या करती है, मेथेनॉइक एसिड रिलीज़ करती है, जिसके कारण से बर्निंग पेन होता है। इससे बचने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या किया जाता है, डॉग प्लांट की जो लीफ होती है उसको रब किया जाता है, जिससे कि वो हमारे को बर्निंग पेन से रिलीफ मिल जाता है। ओके, तो ये 5 बेसिकली हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि पीएच किस तरीके से अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर डालती है। अब हम जानेंगे कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनमें पर्टिकुलर कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड का। सेकेंड है ऑरेंज। ऑरेंज में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बेसिकली सारे सिट्रस फूड में मैक्सिमम टाइम सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। टर्मरिक जो होती है उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जो हमारी टमेटो है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा सौर मिल्क है, यानी सौर मिल्क मीन्स कर्ड जो है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जो एंट स्टिंग है उसमें मेथेनॉइक एसिड पाया जाता है। ओके, अब आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो हमें नाम से पता चल रहा है, 2 शब्द हमें नाम में पता चल रहे हैं, एक तो है क्लोर और एक है एल्कली। क्लोर से तो क्लोरीन है, और एल्कली का मतलब क्या, एल्कली हमने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि भैया वो बेसिस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्कली। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा बेस होगा, तो आइए पढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब जब NaCl सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इस रिएक्शन में क्लोरीन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको पर्टिकुलरली हमने क्लोर एल्कली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो NaOH बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया है एल्कली। मतलब NaOH वो बेस है जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, एंड जो क्लोरीन है उससे आया है हमारा शब्द क्लोर। तो समझ में आई हमने क्या पढ़ा भैया, जब NaCl के एक्वस सोल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो NaCl का सोल्यूशन NaOH, Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, विच इज़ NaCl का जो सोल्यूशन होता है उसे ब्राइन कहा जाता है। इसको भी याद रख लेना कि NaCl के सोल्यूशन को, NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्राइन कहते हैं। ओके, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी रिएक्शन बनेगी NaCl को जब वाटर के साथ में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आएगी, जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, Cl2 रिलीज़ होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब आता है हमारा कि ये कहाँ कहाँ पे रिलीज़ होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में जब पास करवाई तो हमारा जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर आई, और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर आई। जबकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है वो भी किसके पास बनता है, कैथोड के पास में बनता है। तो याद रखिएगा, क्लोरीन एनोड पर, जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैथोड पर, एंड NaOH का सोल्यूशन भी कैथोड पर। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो हमारे 3 प्रोडक्ट बने हैं H2Cl2 एंड NaOH, वो बहुत सारे जगह अलग अलग तरीके से काम आते हैं, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं। कैसे, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको फ्यूल की तरीके से हम यूज़ करते हैं, मार्गरीन की तरीके से यूज़ करते हैं, और अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। अमोनिया किसके लिए यूज़फुल है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। मतलब हाइड्रोजन हमारा फ्यूल बनाने में, मार्गरीन में, एंड
अमोनिया बनाने में काम आया, अमोनिया फर्टिलाइज़र में काम आई। ओके। Cl2 किस में काम आई? हमारी जो क्लोरीन गैस है उसको पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ किया गया, और पीवीसी बनाने के लिए काम आया। पीवीसी मतलब पॉलीवाइनाइल क्लोराइड। ओके। डिसइंफेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया गया, CFC बनाने के लिए यूज़ किया गया, एंड पेस्टिसाइड में यूज़ किया गया। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन हमारा किस किस में आया? बेसिकली क्लोरीन का यूज़ किया हमने क्लीनिंग करने के लिए, डिसइंफेक्ट के रूप में, पीवीसी बनाने के लिए, CFC के लिए, एंड पेस्टिसाइड में हमने Cl2 का यूज़ किया। अब आती है थर्ड चीज़। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि हमारा NaOH किस चीज़ में काम आया। तो जो NaOH है उसको डीग्रीजिंग में काम किया गया, हमने मेटल्स की डीग्रीजिंग करने के लिए यूज़ किया, एंड आर्टिफिशियल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए सोप्स और डिटर्जेंट में हमने बनाने के लिए यूज़ किया NaOH में। ये तीनों हो गए इनके यूजेस। अब आता है नेक्स्ट कि HCl भी फॉर्म होती है। कब फॉर्म होती है? जब जो हमारे प्रोडक्ट बने हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जब उनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वो दोनों मिलकर के हमारी हाइड्रोक्लोरीन गैस फॉर्म करते हैं, HCl फॉर्म करते हैं। अब ये जो HCl है ये किस में काम आता है? HCl काम आता है स्टील की क्लीनिंग में और अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक में। ये तीन चीज़ों में काम आया। जो NaOH हमने बनाया, जब उसकी रिएक्शन Cl2 के साथ में होती है तो हमारा क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली NaOH एंड Cl2 की रिएक्शन के बाद बनता है। HCl किसकी रिएक्शन के बाद बना? HCl बना हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन के बाद में। ठीक है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस में काम आया? तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, POP, ये सारी चीज़ हम जानते हैं कि अब ये सब कैसे बनेंगे, ये सब का फॉर्मूला क्या होता है, एंड ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। ओके। तो अब आता है फर्स्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो जब क्लोरीन की रिएक्शन CaOH के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, जिसे बेसिकली हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, तो फॉर्म होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और साथ में क्या रिलीज़ होता है? वाटर। ओके। नेक्स्ट, अब इसका यूज़ क्या क्या है? तो भैया पहली चीज़ तो ये कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कपड़ों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के काम आता है। कॉटन और लिनन के जो क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने में काम आता है। दूसरा चीज़ कि जो वुड पल्प होता है पेपर फैक्ट्री में, उससे पेपर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और जो कपड़े आते हैं लॉन्ड्री में उन्हें वॉश करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ओके। नेक्स्ट किस में किया जाता है? केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया जाता है, इसका काम में लिया जाता है इसे। नेक्स्ट किस में? डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो पीने का पानी है उसे जर्म फ्री बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब नेक्स्ट हमारा आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसके लिए काम आता है? तो जो हमारा बेकिंग सोडा है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ये कैसे बना? तो जब NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ में, CO2 के साथ में, अमोनिया के साथ में कराया तो हमारे दो प्रोडक्ट बने, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एंड हमारा बना बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है। अब NaHCO3 कैसा होता है? तो ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। और कौन सी रिएक्शन होती है जब हम इसे कुक करते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा ऑब्वियसली कुकिंग में यूज़ किया जाता है, तो कुकिंग में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है ये? तो ये हमारा बनता है Na2CO3, वाटर एंड CO2। जो CO2 गैस है बेसिकली, जो हमारे हम जब बेकिंग सोडा डालते हैं किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो इडली का बैटर हो, चाहे वो पकोड़े हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर क्या करता है? ये रिएक्शन करता है, और जो CO2 गैस हमारी बनी है, ये CO2 गैस क्या करती है? उस बैटर को फुला देती है। ठीक है। तो वो बैटर जो फूलता है वो CO2 गैस के बबल्स के कारण से फूलता है। अब जो बेकिंग सोडा है उसके यूजेस क्या क्या है? तो बेकिंग सोडा के यूज़ है कि जो बेकिंग
पाउडर है या बेकिंग सोडा है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कब बनता है बेकिंग पाउडर? जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर को जब मिक्स किया जाता है वाटर के साथ में या उसको हीट दी जाती है तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। कौन सी? एक तो सोडियम सॉल्ट बनता है, एक CO2 गैस एंड वाटर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो ब्रेड या केक के बैटर को स्पॉन्जी बना देती है, उसको फुला देती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर जो बेसिक पाउडर है वो एंटा एसिड के तरीके से भी काम आता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ये एक माइल्ड बेस है जो कि काम करता है इंडाइजेशन के क्योर के लिए या फिर स्टंग एरिया पे रब करके उस उधर जो पेन और इरिटेशन हो रहा होता है उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है नेचर में। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको सोडा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। .10H2O का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पर जो हमारे पानी है वो मिक्स नहीं हुआ है हमारे कंपाउंड के साथ में, यहाँ पर पानी क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा हो गया है। ओके। अब ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा से ऑब्टेन करते हैं, जब उसे हीट किया जाता है तो रिक्रिस्टलाइजेशन के दौरान हमारा क्या बनता है? वॉशिंग सोडा बनता है। ये क्या है? एक तरीके से बेसिक सॉल्ट है। ये रिएक्शन दे रखी है इसकी, मैन्युफैक्चर रिएक्शन। जब NaHCO3 को हीट दी जाती है, पानी दिया जाता है तो ये क्या बनाता है? बेसिकली वॉशिंग सोडा बनाता है। ओके। अब आते हैं यूजेस वॉशिंग सोडा के। तो जो सोडियम कार्बोनेट है या वॉशिंग सोडा है इसको ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये बोरेक्स बनाने में काम आता है, Na2B4O7। इसका यूज़ क्लीनिंग एजेंट में भी किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पसेस में। ये परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ओके। इसको कैसे बनाया जाता है? जब जिप्सम को CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर हीट दी जाती है तो ये फॉर्म करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके यूजेस है जब फ्रैक्चर के समय पे बोन को सपोर्ट देने के लिए, उसको राइट पोजीशन पे लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, या फिर टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेशन में स्मूथ सरफेस बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। जिप्सम कैसे बनाया जाता है? तो जब POP की थोड़ा 1.5 वाटर और लिया जाता है POP में तो जिप्सम फॉर्म हो जाता है CaSO4.2H2O। ओके। In the plaster of Paris, only half water molecule is shown to be attached as water of crystallization. So, two formula unit of CaSO4 share one molecule of water in it. This is crystallization.